नाटक। नाटक साहित्य की एक विधा है। इसे दृश्य काव्य माना जाता है। यानी कि जो नाटक है ये है तो गद्य खंड में आने वाली चीज़, लेकिन ये विधा जो है दृश्य काव्य माना जाता है। यानी वो काव्य जिसे जो देखने योग्य है, तो दृश्य काव्य से बोला जाता है। अगर आपके लिए आपको दृश्य काव्य लिख के दिया जाए तो आप समझिए कि यहाँ पर नाटक की बात हो रही है। इसका दर्शकों के सामने मंचन यानी कि प्ले किया जाता है। इसे दर्शकों के सामने इसे एक निश्चित अवधि में ही समाप्त किया जाता है। यानी कि नाटक जो है ऐसा नहीं है कि फिल्मों की तरह 2-3 घंटे तक चलता रहे। इसका एक निश्चित समय होता है और कम अवधि के लिए ही होता है। नाटककार अपने नाटक का जो कथ्य है यानी कि विषय जो है वो भूतकाल से लेता है, यानी पास्ट से लेता है या फिर भविष्यकाल से लेता है। उस नाटक को वर्तमान काल में संयोजित करता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है उसको। फिर नाटक को विशेष स्थान व निर्धारित समय में घटित होना होता है। कथानक नाटक के रूप में दर्शकों के सम्मुख जो है घटित होता है। नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। कहने करते हैं कि जो नाटक का विषय है, नाटक का जो विषय है वो पास्ट से और फ्यूचर से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कोई ऐसी कहानी जो कि आप देखेंगे कि पास्ट से कोई ऐसी घटना उठाई गई हो जिससे संबंधित नाटक बनाया गया, या फिर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है उससे संबंधित। लेकिन जब उसे प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको प्रेजेंट में ही जो है प्रेजेंट भी किया जाएगा, यानी वर्तमान काल में, कि जैसा कि अभी ही ये घटित हो रहा है। तो ये नाटक की ज़रूरी चीज़ें हैं कि नाटक जो है चाहे पास्ट से लिया गया हो चाहे फ्यूचर से लिया जाए, लेकिन वो वर्तमान काल में ही उसको मंचित किया जाता है और ये दर्शकों के सामने मंचित किया जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए होता है और इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। अब इससे संबंधित हम यहाँ पर कुछ प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नाटक किसे कहते हैं? नाटक साहित्य की समृद्ध विधा है। यानी कि समृद्ध है ये विधा, ये साहित्य की जो है, नाटक जो है साहित्य की, साहित्य यानी लिटरेचर। साहित्य क्या होता है? बहुत बच्चे जो है इसको भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं तो हिंदी भाषा में लिखा जो भी रिटन मटेरियल है वो हिंदी साहित्य है, और उसका जो समय के साथ जितना भी रिकॉर्ड है वो सब हिंदी लिटरेचर है या फिर इंग्लिश लिटरेचर है। अब उसमें आप देखेंगे पुरानी सी पुरानी कहानियाँ होती है, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं। अगर आप इसमें डीपली थोड़ा इंटरेस्ट लें तो आपको बहुत पुरानी पुरानी रचनाएं मिलेंगी जिनके बहुत नाम हो चुके हैं और आज की डेट में पढ़ेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कनेक्टेड लगेंगे। तो ये सब क्या होता है? लिटरेचर है। तो ये एक समृद्ध विधा है। अब इस साहित्य के अंतर्गत हम नाटक की बात करें तो नाटक जो है साहित्य की समृद्ध विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। अब इसे समृद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और साथ ही इसे देख भी सकते हैं। कई नाटक आप देखेंगे रेडियो पे सुनाए भी जाते हैं और हम इसे पढ़ भी सकते हैं अपनी बुक्स में, और ये तो प्ले किए ही जाते हैं। प्ले देखने के लिए लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, प्ले बहुत लोग देखते हैं। नाटक शब्द की जो उत्पत्ति है वो नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ होता है अभिनय, जो अभिनेता से जुड़ा होता है। अभिनेता, अभिनय क्या है? मतलब कि प्ले करना, और अभिनेता प्ले करने वाला। इसे रूपक भी कहा जाता है। नाटक का जो दूसरा सिमिलर वर्ड है उसको रूपक कहा जाता है। तो ये नाटक का सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है आप कह लीजिए। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। अब भारतीय परंपरा में भारत में जो नाटक है उसको दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक के अंग लिखिए। नाटक के प्रमुख अंग, नाटक के प्रमुख अंग इस प्रकार है। पहला, समय का बंधन। इसमें समय का बंधन होता है, एक निश्चित समय के लिए ही ये प्ले किया जाता है। नाटक का जो प्रथम अंग है समय का बंधन है। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसलिए आरंभ से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही नाटक का पूरा होना जरूरी होता है। दूसरा होता है शब्द। शब्द नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। नाटक में शब्द अपना एक नया आवरण ग्रहण करता है। शब्द को नाटक का शरीर माना जाता है। तो ये नाटक के जरूरी अंग हैं दो, समय का बंधन और शब्द। आप भी अपने उत्तरों को इसी तरीके से लिखेंगे अंडरलाइन करते हुए, जिससे कि आपके उत्तर जो है बेहतरीन दिखे और फुल मार्क्स आपको मिल सके। प्रश्न नंबर 3, नाटक के तत्व लिखिए। नाटक के तत्व क्या है? यानी कि स्टेप्स।
वही उसकी जो है खूबियाँ होती हैं, वही उसकी विशेषताएं होती हैं और यही इसके स्टेप्स होते हैं, यही इसके तत्व होते हैं। तो नाटक का जो प्रमुख तत्व है वो है कथानक पहले। वैसे ही कहानी का, जैसे कि कहानी के लिए कथानक होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप जो है नाटक के लिए भी वही है, कथानक होना बहुत ज़रूरी है। नाटक के लिए उसका कथानक जरूरी होता है। नाटक में किसी भी कहानी के रूप को शिल्प में ढालना होता है, यानी अपनी रचना शैली से और अपने शिल्प से और भी कलाओं का इस्तेमाल करके उस कथानक को सजाया जाता है और नाटक के अनुरूप बनाया जाता है। दूसरा होता है संवाद, कॉन्वर्सेशन। अब नाटक है, एक प्ले है, प्ले में कोई आदमी कहानी तो सिर्फ सुना नहीं रहा कि जो रिटन होगा उसको बस सुनाते चले जाओ, सुनाते चले जाओ। ये है नाटक जिसमें एक कुछ बोलता है, फिर कुछ दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, अगर और भी कैरेक्टर्स है तो और भी बोलेंगे। तो ये इसमें क्या है, नाटक जहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन के थ्रू कई सारे कैरेक्टर होते हैं। फिल्म जिस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, उसमें हर एक सीन के अकॉर्डिंग अपना अपना कैरेक्टर जो है आकर हर व्यक्ति प्ले करके चला जाता है और इससे कहानी आगे बढ़ती है और चीज़ें समझ में भी आती हैं। तो नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है उसके संवाद है। संवाद जितने ही सहज और स्वाभाविक, आप वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है, चाहे कहानी हो चाहे नाटक हो, उसकी भाषा शैली, संवाद, कथोपकथन जो भी हो, वो सब सहज, सरल और स्वाभाविक ही होने चाहिए और उतना ही दर्शक के हृदय को प्रभावित करेंगे जितना वो सहज होंगे और स्वाभाविक यानी कि नेचुरल होंगे। तीसरा पॉइंट है भाषा। भाषा नाटक का जो है प्राण तत्व है। एक अच्छा नाटक वही होता है जो लिखित से ज़्यादा अलिखित को प्रकट करे। अलिखित यानी कि एक अच्छा नाटक वही है जो आपको बोलने से ज़्यादा एक्सप्रेशन के थ्रू ही सारे काम चल जाए जितना हो सके। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी मूक नाटक हो जाए, मूक यानी जिसमें कुछ भी ना बोला जाए, तो आपके पास डायलॉग्स कम हो, ज़्यादा काम जो है एक्सप्रेशंस के साथ लिया जाए। तो अच्छा नाटक वही है जहाँ पर लिखित से ज़्यादा अलिखित का प्रयोग किया जाए, जिससे आप संकेत समझ लें, एक्सप्रेशन समझ लें। आप फिल्मों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं, अपने पसंदीदा वेब सीरीज़ में देखते हैं, एक्सप्रेशन जितने अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं लोग उतनी ही वाह वाह करते हैं, वही आलिखित है। प्रश्न नंबर 4, नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, जीवित माध्यम है। नाटक स्वयं में ही एक जीवित सा माध्यम है। इस कथन के आलोक में नाटक पर प्रकाश डालिए। नाटक जो है एक जीवंत माध्यम है। नाटक में कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में मतभेद होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच यानी कि जो स्टेज है वो रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति यानी स्थिति के अनुसार उसको स्वीकार नहीं करता है, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। नाटक में छटपटाहट, प्रतिरोध, संतुष्टि और अधिकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही अधिक सशक्त साबित होगा। जीवंत माध्यम है नाटक, क्योंकि आप इसे प्ले के माध्यम से इमोशंस को एक्सप्रेशंस के साथ दिखा सकते हैं और ये उतना ही फिर रियल जो है लोगों को लगता है, तो ये क्या जीवित सा महसूस होता है। प्रश्न नंबर 5, कथानक को कितने भागों में बांटा जाता है। जो कथानक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके बिना ना तो कहानी शुरू हो सकती है ना ही नाटक बन सकते हैं, तो वो ज़रूरी चीज़ जो है उसके कितने भाग होते हैं। तो कथानक को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभ, मध्य, समापन। जहाँ पर किसी भी स्टोरी लाइन की शुरुआत होती है, मध्य में आपको सारी चीज़ें रिवील हो चुकी होती हैं और समापन में आपको कंक्लूजन देना होता है। तो चाहे कहानी का कथानक हो, चाहे नाटक का कथानक हो, चाहे एकांकी का कथानक हो, सब में ये 3 स्टेप होते हैं, आरंभ, मध्य और समापन। प्रश्न नंबर 1, नाटक विधा के बारे में लिखिए। नाटक विधा जो है, जिस विधा को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम नाटक है, उसके बारे में जानकारी देनी है हमें। साहित्य की ये वो विधा है जिसके पढ़ने के साथ साथ हम इसे अभिनय भी किया कर सकते हैं, यानी कि उपन्यास है उसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन उपन्यास इतना बड़ा होता है कि उसके लिए एक फिल्म ही बन सकती है। नाटक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक छोटा विषय जो है एक निश्चित समय में प्ले करके आपको सामने दिखा दिया जा सकता है, वो नाटक है। तो प्ले करना जो है, इसे प्ले करना, रंगमंच पर इसको प्रदर्शित करना, दिखाना जो है इसका सबसे बड़ा गुण होता है। जो भी विधा, जिस भी विधा को प्ले करके दिखाया जा सकता है वो नाटक है। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। जो भारत का जो काव्य शास्त्र है उसमें नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। वो काव्य है
जो दृश्य से के गुण से भरपूर है। नाटक रंगमंच की एक प्रमुख विधा है, इसलिए इसे पढ़ा, सुना और देखा भी जा सकता है। तो ये इसके तीनों गुण हैं कि इसको पढ़ भी सकते हैं, सुन भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो नाटक क्या है? नाटक वो है जिसका अभिनय किया जा सकता है और इसे काव्य शास्त्र में दृश्य काव्य बोला गया। और इसका एक सिनोनिम भी है, इसका सिनोनिम है रूपक। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। प्रश्न नंबर 2, नाटक में चित्रित पात्र कैसे होने चाहिए? जो प्ले में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? पात्रों का बहुत महत्व होता है, इसलिए नाटक में जो चित्रित पात्र होते हैं उसमें निम्नलिखित प्रकार के जो है गुण होने चाहिए, या फिर वो ऐसे होने चाहिए कि पात्र जो है चरित्रवान होना चाहिए, फुल कैरेक्टर में होना चाहिए वो। दूसरा, आदर्शवादी भी होना चाहिए। तीसरा, पात्र अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए। चौथा, पात्र जो है जीवंत तथा जीवन से जुड़े हुए होने चाहिए। पांचवा, पात्र जो है सामाजिक परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। छठा, पात्र जो है कथानक से संबंधित होना चाहिए। यानी कि जो कैरेक्टर है उसको उसका चरित्रवान होना जरूरी है, आदर्शवादी होना, अच्छा और बुरा दोनों पार्ट उसके दिखा सके, जीवंत होना चाहिए, सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं पहाड़ी इलाके का कोई कैरेक्टर दिखाया गया है और आप उसे दिखा रहे हैं राजस्थान का, तो इस तरीके से जो है परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए और कथानक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, नाटक की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए? तो नाटक की भाषा शैली जो है, पहली सरल और सहज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो नाटक हो, कहानी हो, एकांकी हो, कैसी कोई भी चीज़ हो साहित्य की, उसकी जो भाषा शैली है वो सरल और सहज ही होनी चाहिए। दूसरा, वो स्वाभाविक होनी चाहिए, वो प्रसंगानुकूल होने चाहिए। तीसरा, वो भाषा शैली पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। और फिर चौथा पॉइंट है कि वो विषय के अनुकूल होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है कि भाषा शैली के जो संवाद है संवादों के अनुकूल होने चाहिए, यानी कि जो आपकी कॉन्वर्सेशन है, जो आपके डायलॉग्स हैं उसको उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। और भाषा शैली जो है सरस होनी चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है जो हर जगह यही होते हैं। प्रश्न नंबर 4, नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है? साहित्य की और भी विधा है, क्या क्या है? कहानी, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, ये सारी चीज़ें जो है अन्य विधाएं भी हैं हिंदी साहित्य की, और साथ में नाटक भी। तो नाटक और साहित्य की जो अन्य विधाएं उनमें क्या अंतर है हमें ये बताना है। साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाएं आती हैं। नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, किंतु नाटक तथा अन्य विधाओं में बहुत अंतर है, जो इस प्रकार है। पहला कि नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, किसी अन्य विधा को नहीं। यानी कि किसी भी अन्य विधा को दृश्य काव्य नहीं कहा जा सकता नाटक के सिवाय। तो नाटक जो है दूसरों से इसलिए डिफरेंट है कि नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, बाकियों को नहीं। दूसरा, नाटक जो है रंगमंच की एक विधा है, यानी कि ये ऐसी विधा है जो रंगमंच यानी कि जो स्टेज पर प्ले की जाती है। तो ये रंगमंच का मतलब स्टेज। तो नाटक जो है रंगमंच की एक विधा है, किसी अन्य विधा को के अंतर्गत कोई रंगमंच नहीं आता है। तीसरा पॉइंट है, नाटक का अभिनय होता है जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं हो सकता। तो नाटक ही है जिसे प्ले किया जाता है, लेकिन अन्य विधाओं को प्ले नहीं किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि नाटक को पढ़ा, सुना, देखा जा सकता है, जबकि अन्य विधाओं को केवल पढ़ा और सुना ही जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान है, जबकि अन्य विधाओं में ये गुण नहीं होता है। यानी नाटक में जो है अभिनय किया जाता है, लेकिन बाकी विधाओं में नहीं किया जाता। सिक्स है कि नाटक का संबंध दर्शकों से है और अन्य विधाओं का संबंध पाठकों से है। पाठक कौन होते हैं? जो पढ़ने वाले होते हैं, और दर्शक क्या? जो देखने वाले होते हैं। तो नाटक जो है प्ले किया जाता है तो दर्शक उसे देखेंगे, और बाकी विधाएं जो है उसे सिर्फ पढ़ी जाती हैं तो वो पाठक होंगे, या फिर सुनेंगे तो वो श्रोता होंगे, लेकिन दर्शक नहीं हो सकते। पर नाटक जो है उसके पास पाठक, श्रोता और दर्शक सब हैं। तो सेवंथ है, नाटक एक दर्शनीय विधा है जो देखी जा सकती है, जबकि अन्य पठनीय विधाएं यानी जिसे पढ़ी जा सकती हैं। तो ये नाटक के कुछ बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वो हैं जो बेसिक है, ये होते ही होते हैं, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के विभिन्न तत्व जो है अभी हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और भी इलेबोरेट किया जाएगा इसे। तो इसके जो विभिन्न तत्व हैं इस प्रकार है। पहला कि कथानक या फिर कथावस्तु, दोनों एक ही बात है, कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है। नाटक में जो भी कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथावस्तु कहते हैं। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के आधार पर नाटक की मध्य और समापन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसी के आधार पर नाटक की प्रारंभ, मध्य और समापन मुख्य 3 भागों में इसे बांटा जाता है, जिसे कि हम कई बार यहाँ पर पिछले प्रश्नों में पढ़ चुके हैं। दूसरा, पात्र योजना या चरित्र चित्रण, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक बात बोली जा सकती है।
पात्र योजना या फिर चरित्र चित्रण। ये नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार जो है कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है, यानी कि नाटक की जो स्टोरी लाइन है वो आगे बढ़ती है। तो गतिशीलता उसी से मिलती है जब कैरेक्टर उसको सिचुएशन को दिखाकर प्ले करके जो है आगे बढ़ाते हैं। इनके माध्यम से ही ये नाटक का उद्देश्य स्पष्ट करता है। नाटक में एक प्रमुख पात्र तथा अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक फिल्म में आप देखते हैं मेन हीरो होता है और उसका एक साइड हीरो भी होता है। कैसे आपको समझाया, जैसे कि मुन्ना भाई फिल्म में आप देखेंगे संजय दत्त है, संजय दत्त के साथ फिर उसमें जो सर्किट है उसका जो आप कह सकते हैं, आप उन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। अगर आप उस फिल्म की बात करेंगे तो उसमें संजय दत्त और जो सर्किट का जो कैरेक्टर प्ले किया है अरशद वारसी ने, वो उनको साथ में ही देखा जाएगा। तो क्या है, ये सहायक पात्र और ये मुख्य पात्र जो है साथ ही होंगे, ये जरूरी है। प्रमुख पात्र को नायक तथा अथवा नायिका कहते हैं, यानी कि प्रमुख पात्र जो है एक मेल में हीरो है और फीमेल नायिका जो है हीरोइन है। तीसरा संवाद योजना अथवा कथोपकथन, जो कि कॉन्वर्सेशन है। संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत, यानी कि एक दूसरे से जो बैक टू बैक चले, अथवा नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। संवाद योजना नाटक का जो है प्रमुख तत्व है। इसके बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं। जाहिर सी बात है, एक कैरेक्टर होगा जो आपको स्टोरी को आगे बढ़ाएगा, जो अभी हमने पढ़ा, और कैरेक्टर तब स्टोरी को आगे बढ़ाएगा जब उसके पास संवाद होंगे। तो ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, आप देखें कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना तो काम चलना ही नहीं है, इन सब का ये होना बहुत ज़रूरी है। तो पात्र ही जो है वो संवाद बोलेंगे और संवादों के जरिए कहानी आगे बढ़ेगी, और जब ये होगा तभी कैरेक्टर जो है संवाद बोल के कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं, और नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल ही होने चाहिए, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, सब में यही गुण होते हैं कि वो सहज, सरल और स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल हों। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लें। चौथा जो है अभिनेता, यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा ही नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनेता के कारण ही नाटक जो है अभिनय के योग्य बनता है। पांचवा उद्देश्य, साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्य पूर्ण रचना है। नाटककार अपने पात्रों के द्वारा इस उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यानी कोई भी विधा हो वो एक ना एक मोराल लेकर चलती ही है, जिससे हमें लास्ट में कुछ समझ में आता है। भाषा शैली, ये नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसके माध्यम से नाटककार अपनी संवेदनाओं को, यानी कि अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर पाता है, अभिव्यक्त करता है। नाटक की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल। तो ये वैसी होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक तत्व थे जो कि आप कहीं पे भी देखेंगे। आपके कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आएगा तो आप 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। 5 मार्क्स में आया तो अच्छा खासा एक्सप्लेन करें, 4 एक पैराग्राफ हो जाना चाहिए, और पॉइंट्स सारे यही हैं, सेम है। प्रश्न नंबर 6, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। यानी ये नाटक में जो स्वीकार और अस्वीकार की जो बात की जाती है वो क्या है, इसके बारे में बताइए। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। यानी जो नाटक है उसमें स्वीकार की जगह पर अस्वीकार की ज़्यादा महत्वता है। कैसे? नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। यथास्थिति यानी जैसी स्थिति है उसी के अनुसार चलने वाली जो चीज़ें हैं वो। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक जो है सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र जो है अधिक आकर्षित लगता है। इसके विपरीत जब जब किसी विचार, व्यवस्था या तात्कालिक समस्या को किसी नाटक में सहज स्वीकार किया गया है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया है। यानी कि जब भी हमने किसी सिचुएशनल बेस्ड स्टोरी को नाटक में प्ले करने की कोशिश की है वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया है, बल्कि जो नकारात्मक तत्व है उसके समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर नाटक में
किसी भी दुश्मन के कैरेक्टर को हाईलाइट करते हुए नाटक को दिखाया जाए, जिससे कि आप उसमें फाइट दिखा सके, जिससे कि उसमें आप विचारों में मतभेद दिखा सके, लड़ाई झगड़ा दिखा सके, यानी कि ऐसी सिचुएशन आना जरूरी है। इसलिए जो है स्वीकार, यानी कि गुड कैरेक्टर्स के बजाय जो बैड कैरेक्टर्स है उनको ज़्यादा इसमें वैल्यू की जाती है। तो स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा जो है नाटक में यही होती है कि इसमें अच्छा जो गुड, अगर अच्छा कैरेक्टर दिखाने वाला क्या है, फिर स्टोरी बड़ी स्मूथ चलेगी, उसमें देखने में कुछ नहीं मजा आएगा। एक तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो इसमें कुछ ऐसी स्टोरी लाइन लेकर चलनी पड़ती है जिसमें कि शुरुआत से ही हमें पता हो कि इस कैरेक्टर में जो है ये द्वंद्व है, ये इस प्रॉब्लम के साथ इस नाटक को यहाँ पर जो है प्ले किया जा रहा है। अब उस प्रॉब्लम को ही वहाँ पर सिचुएशन को ही प्रेजेंट किया जाता है, उस प्रॉब्लम को ही। मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा है यहाँ पर, तो झगड़ा क्या है, झगड़े का विषय क्या है सब जानते हैं। अब ये झगड़ा होगा कैसे, इसी को प्ले किया जाएगा, फिर उसका कॉन्क्लूजन आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए होता है नाटक, प्ले किया जाएगा। अब इतने में हम पहले की चीज़ें नहीं दिखा सकते कि झगड़ा कैसे पनपा, इसका क्या कारण बना, क्यों बना। झगड़ा है, इसको कैसे प्रेजेंट करना जाएगा, झगड़ा किस तरीके से चल रहा है, देन उसका कॉन्क्लूजन आएगा। तो इस तरीके से इसमें जो अस्वीकार जो कि नेगेटिव थॉट है या विचार है या फिर कथानक है, उन सबको लिया जाता है और इसी को स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर स्वीकार की जगह अस्वीकार की धारणा को एक्सेप्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, समाचार पत्र के किसी कहानी नुमा समाचार से नाटक की रचना कीजिए। यानी कि समाचार पत्र में कोई कहानी नुमा, कहानी के हिसाब से एक कहानी होगी, उस समाचार को लेना है और उसको नाटक की तरह दिखाना है। मुंबई, दिनांक 4 दिसंबर 2021। आर्थिक संकट के कारण सोमेश ने अपनी पुत्री निशा का विवाह रोक दिया था। आर्थिक संकट यानी कि पैसों की समस्या के कारण, परंतु उसके मित्र, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ये बताया गया कि समस्या क्या है। अब समस्या को ही प्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि आर्थिक संकट आया कैसे, अब किस तरीके से विवाह की सिचुएशन आई और फिर उसके बाद ये समस्या शुरू हुई। डायरेक्ट समस्या बताई जा रही है। अब यही चीज़ जो है प्ले होगी, देन कॉन्क्लूजन आएगा। परंतु उसके मित्र रमेश ने उसकी पुत्री के विवाह का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और विवाह निर्धारित समय सीमा पर करवाया। अब ये आपको यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी गई है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर एक जो नाटक है, नाटक जो कि संवादों पर ही चलता है, कॉन्वर्सेशन होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ पे नाटक बन रहा है। स्थान जो है क्या है, घर का विशाल बरामदा, यानी उस बरामदे में ही जो है ये सारा सीन चल रहा है। सोमेश परेशान है इस वक्त और व्यस्त बिजी चल रहा है और उसकी पत्नी नायरा और पुत्री निशा जो है वो भी परेशान सी बैठी है। सिचुएशन ये है। अब मयंक बोलता है सोमेश को समझाते हुए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, यदि आर्थिक संकट है तो वर पक्ष यानी दूल्हे वालों की से कुछ दिन का समय ले लेते हैं और उम्मीद है कि वो मान भी जाएंगे। तो सोमेश कहता है कि अब समय निकल चुका है, पैसों की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तभी रमेश वहाँ आ जाता है। रमेश कहता है, अरे सोमेश, तू क्या अनाप शनाप बोल रहा है। फिर सोमेश कहता है कि मजबूर हूँ, कोविड के चलते धंधा चौपट हो गया है और विवाह की तिथि सिर पर है, पैसों की तंगी है, कहाँ से विवाह करूँगा। रमेश कहता है, तो क्या तेरा मित्र मर गया है, निशा मेरी भी बेटी है, मैं उसके विवाह का खर्च उठाऊंगा। मयंक कहता है, इसे कहते हैं सच्ची मित्रता। उसी समय परिवार के वरिष्ठ जन यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी एकत्र हो जाते हैं। फिर पारिवारिक वरिष्ठ, सोमेश घबराओ मत, हम सब मिलकर तुम्हारी बेटी का विवाह संपन्न कराएंगे। क्यों भाइयों। सभी उपस्थित लोग जो हैं वहाँ पर हाँ कहकर स्वीकृति देते हैं। तो यह नाटक जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, सिचुएशन आपको बता दी गई थी और वो सिचुएशन ही यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। अब वो सिचुएशन आई कैसे, यहाँ पर वो नहीं बताई जाएगी, बल्कि सिचुएशन को डिस्कस करके उसको कंक्लूजन पर लाया जाएगा। और यही सिर्फ टॉपिक होता है जो कथोपकथन, कथानक जो होते हैं इसी पर बेस्ड होते हैं। अब फिल्म देखेंगे, नाटक देखेंगे, कहानियाँ देखेंगे तो उसमें पूरी खुशहाल माहौल रहेगा। धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होएंगी, देन वो सिचुएशन जो है फिर कैसे क्रिटिकल हो रही है, वो क्रिटिकल होने की स्थिति से ही जो है प्ले शुरू होता है और कंक्लूजन पर आ जाता है।
तो इसी तरीके से यहाँ पर नाटक लिखने का व्याकरण पाठ से संबंधित हमने जो है कुछ प्रश्न किए हैं जो कि आपके टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं। और इस पार्ट को हमने लाइन टू लाइन ऑलरेडी समझा रखा है जो कि चैनल पर मौजूद है, जिसे पहले आप पढ़ें, देन आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें, जो कि आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बिल्कुल भी आपको आप इतना प्रिपेयर कर लें यहीं पर इसको, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े। और इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।